तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था एंटी डैंड्रफ सीरम स्प्रे के ऊपर। आपने अगर नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ उस वीडियो का। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसे की फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से डैंड्रफ कॉज होता है और डैंड्रफ जाता ही नहीं है नो मैटर व्हाट प्रोडक्ट्स यू यूज़। ठीक है, उस वीडियो के अंदर कमेंट्स में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझे कि वो क्या है, डिटेल में एक वीडियो बनाऊं। तो आज का वीडियो मैं उसी के बारे में बनाने वाला हूं। सारी चीज़ें इन डेप्थ बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो ज़रूर सकती है, लेकिन आराम से बैठो, पूरी वीडियो देखो एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर वीडियो पसंद है। और अगर बहुत ही ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। So let us start with the first thing which is what is dandruff। तो dandruff का जो आयुर्वेदा में नाम दिया गया है वो है दरोनक। ओके, दरोनक जो है इट इज़ a condition which they have categorized as a non-fatal disease और a non-fatal illness। मतलब इससे आप मरने नहीं वाले हो, बट ये बहुत कॉमन है, ये बहुत सारे लोगों को होता है। नाउ डैंड्रफ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी स्कैल्प में इचिंग होती है, कभी कभी रेडनेस भी हो सकती है, स्केलिंग होती है, फ्लेकिंग होती है स्कैल्प के अंदर, स्किन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेम्ड रहती है। यूजुअली आपका जो स्किन साइकिल है दैट इज़ अराउंड 28 डेज। ओके, 28 डेज में डेड स्किन शेड होता है, नया स्किन बनता है और उसकी जगह लेता है। बट इन द केस ऑफ डैंड्रफ इट कैन बी एज लो एज 2 to 7 डेज। इसका मतलब ये है कि वो जो साइकिल है वो इतनी फास्ट हो चुकी है कि अब इतनी ज़्यादा शेडिंग हो रही है कि वो फ्लेक्स के तौर पे या स्केल्स के तौर पे हमें विजिबली दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन कह लो या फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में इन बिटवीन डैंड्रफ एंड सीबोरेक डर्मेटाइटिस। ठीक है, सीबोरेक डर्मेटाइटिस इज एक्चुअली द मेन कंडीशन, डैंड्रफ इज जस्ट अ सबसेट ऑफ दैट। ओके, सो बेसिकली जिस भी इंसान को स्केलिंग हो रही है, फ्लेकिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, इन्फ्लेम्ड स्किन है, दैट इज सीबोरेक डर्मेटाइटिस। डैंड्रफ जो है वो तब शुरू होता है जब एक पर्टिकुलर फंगस जिसका नाम मैलिसेजिया होता है, अब वो मैलिसेजिया फॉरफर हो सकता है या फिर मैलिसेजिया का कोई और वेरिएंट हो सकता है, वो जब आपके स्कैल्प के ऊपर फंगल इन्फेक्शन ग्रो होती है, ओके, फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होती है, तब उसको हम डैंड्रफ का नाम देते हैं। बिकॉज ये जो फंगस है मैलिसेजिया, ये एक लिपोफिलिक फंगस है। लिपोफिलिक इन द सेंस इट लव्स फैट, इट लव्स लिपिड्स। ऑल्सो जो सीबोरेक डर्मेटाइटिस है वो यूजुअली उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं पे वीकेंड होती है या कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये देखा होगा कि कभी हमने कोई हैवी मेडिकेशन ले लिए, एंटीबायोटिक्स ले लिए, जब हमारी इम्यूनिटी कम हुई थी, डिप हुई थी, कॉम्प्रोमाइज हुई थी, तभी डैंड्रफ का एक पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ डैंड्रफ पे आऊँगा। टाइप्स ऑफ डैंड्रफ में मेनली इट्स द ड्राई डैंड्रफ एंड इट्स द ऑयली डैंड्रफ। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड कुछ जो है वो ज़्यादा सीजनल बेस्ड होते हैं। अब ड्राई डैंड्रफ के अंदर होता क्या है कि इचिंग होती है, फ्लेक्स जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाइट फ्लेक्स होते हैं, वो छोटे छोटे हर जगह हमने बाल ऐसे किए तो भी गिर गए। अब ड्राई डैंड्रफ के अंदर यूजुअली रेडनेस नहीं होती, बट कुछ केसेस के अंदर वो भी हो सकती है। यूजुअली वो ज़्यादा इचिंग करने से होती है। बेसिकली आपको रूखी सूखी सी दिख रही है स्किन एंड उसके अंदर छोटे छोटे फ्लेक्स गिर रहे हैं, दैट इज ड्राई डैंड्रफ। अब ऑयली डैंड्रफ के अंदर होता क्या है कि आपकी जो स्कैल्प है वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है एंड दैट इज एक्टिंग एज फूड फॉर योर डैंड्रफ। ओके, डैंड्रफ के लिए वो खाना है, वो उसको यूटिलाइज करके आपके स्किन साइकिल को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे जो है ऑयली डैंड्रफ के अंदर बेसिकली द फ्लेक्स विल बी स्लाइटली हैवियर, वाइट हो सकते हैं या येलो हो सकते हैं, बट स्लाइटली हैवी होते हैं, स्लाइटली ऑयली होते हैं वो फ्लेक्स। अब यहाँ पे हम चलेंगे कॉजेस के अंदर। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, तो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अकॉर्डिंग टू मी एंड जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने लोगों के अंदर देखा है, जितना मैंने पर्सनली नोटिस किया है, देर आर 4 Ds, 2 S and 1 P as factors which cause dandruff. The first D is dehydration. Dehydration अगर chronic है, okay, you just don't drink enough water, you just don't have enough electrolytes in the system, you just don't consume enough fluids. आपकी skin ही dry होगी and that will lead to itching, that can lead to inflammation also, that can lead to flaking of the skin. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। दूसरी चीज जो डिहाइड्रेशन कॉज करती है वो है इम्प्रॉपर डाइजेशन। अब पानी इतना ज्यादा या फिर हाइड्रेटेड रहना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपके एंजाइम्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होंगे, आपके हॉर्मोन्स
प्रॉपरली ट्रिगर नहीं होंगे, सारा जो सर्किट होता है बॉडी का वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। चाहे आप कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा रहे हो, वो अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होगा, असिमिलेट नहीं होंगे वो न्यूट्रिएंट्स, तो वो आपके सेल्स को नहीं लगेंगे, फिर अब वो आपके बालों को नहीं लगेंगे, वो आपके स्किन सेल्स को नहीं लगेंगे। ओवरऑल आपका सारा चीज जो है वो सफर करता है बिकॉज ऑफ द रूट कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। दूसरा डी जो यहाँ पे है वो है दोषा। दोषा आपके बॉडी के अंदर, हर बॉडी के अंदर 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। ओके, वात इज योर वायु, योर एयर एलिमेंट, पित्त इज योर फायर एलिमेंट एंड कफ इज योर वाटर एलिमेंट। अब यहाँ पे जो है जब भी किसी इंसान को ड्राई डैंड्रफ होता है, वो ड्राई डैंड्रफ होता है बिकॉज ऑफ वात एंड पित्त बिकमिंग एग्रीवेटेड। जब वो इंसान के अंदर वात और पित्त, ज़्यादातर वात एग्रीवेट होता है, तब वो ड्राई डैंड्रफ होता है, स्केलीनेस होती है, रूखी सूखी सी स्किन होती है, रूखी सूखी से स्कैल्प होते हैं। अब अगर ऑयली डैंड्रफ है तो उसके अंदर वात और कफ ज़्यादा होता है, कफ ज़्यादा बिगड़ने की वजह से भी आपका सीबम सिक्रीशन, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होगा। ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो वो स्कैल्प के ऊपर ग्रो हो सकता है ज़्यादा मात्रा में एंड इट कैन कॉज डैंड्रफ। तीसरा जो डी है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज actually the second most important, and that is vitamin D. I would say almost a large percent of the population is deficient in vitamin D because हम आजकल उतना बाहर जाते नहीं हैं, धूप से डरते हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं, फालतू वाली सारी चीजें हम कर रहे हैं नेचर से दूर रहने के लिए, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विटामिन डी जो है, इट गवर्न्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर बॉडी. Number 1 is vitamin D being a pro-hormone and also being a very very key regulator of your immune system. विटामिन D कम होगा तो इम्यूनिटी आपकी कम होगी. ओके, अब ये जो मैलेसेजिया है या जितने भी वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया होते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम विच कम एक्सटर्नली आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस. ओके, मतलब आपकी जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की, वो हर जगह होती है, वो स्किन पे भी होती है, वो इंटरनली भी होती है, हर जगह होती है. अब जब आपकी इम्यूनिटी ही लो है, तब ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस, मैलेसेजिया, उसको एक चांस मिल जाता है कि भाई सिक्योरिटी ही नहीं है तो हम जाके मौज करते हैं, राइट? तो दैट इज द थिंग दैट हैपेंस. विटामिन डी अगर कम होगा तो इम्यूनिटी कम होगी एंड उसके वजह से मैलेसेजिया की ग्रोथ ज्यादा बढ़ सकती है. दूसरी चीज जो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन करता है बॉडी के अंदर, वो है स्किन सेल रीजनरेशन एंड प्रोलिफरेशन. इसका मतलब ये है कि स्किन की जो साइकिल मैंने आपको बताई 28 डेज वाली, उसको रेगुलेट करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर विटामिन डी कम होगा तो सीबोरेक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस, स्किन के अंदर बहुत सारे एब्नॉर्मलिटीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तीसरी चीज़ यहाँ पे जिसके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज़ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी आपके बॉडी के अंदर. बेसिकली इसका मतलब ये है, अगर विटामिन डी बहुत कम है, क्रॉनिकली आप डेफिशिएंट हो, इंसुलिन सही से काम नहीं करेगा. इंसुलिन का काम ही होता है कि आपके डाइट में से जितने कार्बोहाइड्रेट्स थे, जिसके बाद बॉडी के अंदर ग्लूकोज बना, उसको आपके सेल्स तक पहुंचाना एंड सारे न्यूट्रिएंट्स को भी साथ में लेके जाना, ताकि आपके सेल को नरिशमेंट मिले एंड आपके ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करें, जिसमें से एक ऑर्गन आपका हेयर फॉलिकल भी हो गया, आपका स्कैल्प भी हो गया, राइट? नाउ ओवर हियर व्हाट हैपेंस इज, जब विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम होता है, इंसुलिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के भी चांसेस होते हैं. जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, ऑटोमेटिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ब्लड शुगर्स विल रिमेन एलिवेटेड. ब्लड शुगर्स जब एलिवेटेड रहेंगे, तब फंगस का 2 ही फेवरेट खाना होता है, शुगर एंड लिपिड्स. ओके, स्पेशली मैलेसेजिया, उसको लिपिड्स बहुत पसंद है एंड किसी भी फंगस को शुगर, ग्लूकोज बहुत पसंद होता है. तो ये जब होगा तब आपके बॉडी के अंदर या स्कैल्प के ऊपर जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी और डैंड्रफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं. दैट इज़ वाई जितना भी आप बाहर से कितने भी शैम्पूज, लोशन, सीरम, स्प्रे कुछ भी लगा लो, रूट कॉज जब तक आपने टैकल नहीं किया है, तब तक आपका जो है वो जड़ से डैंड्रफ नहीं हटने वाला. एंड नाउ कमिंग डाउन टू द 4th डी. ये मैंने 4th पे इसीलिए रखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू टेस्ट कि आप में कितना ज़्यादा अटेंशन स्पैन है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज डाइट. ओके, जितने लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं उनको तो पता ही है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करता हूँ. सीबोरेक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ का एक मेजर रीज़न होने का वो ये है, एंड दैट इज क्रॉनिकली हाई ब्लड शुगर लेवल्स. ओके, it might not be diabetes, it might not even be pre-diabetes, it might not even be insulin resistance yet,
बट आजकल का जो यूथ है, दे आर क्रॉनिकली ईटिंग जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इतने सारे डिजर्ट्स, इतने प्रकार के स्वीट्स आ गए मार्केट के अंदर, प्लस देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, बिंज स्नैकिंग. That culture is really really bad. It always keeps your blood sugar levels elevated, जिसके वजह से आपका जो है chance of getting seborrheic dermatitis becomes very very high. जब आप इतना ज़्यादा frequently eating करते हो या फिर बहुत ज़्यादा जो है आप processed packaged junk food खाते हो, what happens is not on the skin level but what happens is on your gut level. आपका गट माइक्रोबायोम जो है वो द फ्रेंडली बैक्टीरिया, द फ्रेंडली फंगसेस, द फ्रेंडली वायरसेस विच इनहेबिटेट योर गट, योर इंटेस्टाइन, ताकि पैथोजेंस जो है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक फंगसेस, यीस्ट वहाँ पे ग्रो ना हो सके, वो सफ़र करते हैं. अब इसमें दिक्कत क्या हुई? एक तो आपका इम्यूनिटी डाउन होगा. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आपको इम्यूनिटी डाउन होगा तो मैलेसेसिया को ग्रो होने का चांस मिलेगा. दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होगी कि आपका जो है, जब फ्रेंडली बैक्टीरिया कम होगा, आपका सीबम का कॉम्पोजिशन वो चेंज हो जाएगा. आपका सीबम के अंदर भी नेचुरली एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, जिससे जो है आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस नहीं होते. दैट इज़ व्हाट वी कॉल इम्यूनिटी, टॉपिकल इम्यूनिटी. अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपका गट सफ़र कर रहा है तो सीबम की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी. सीबम जो है वो अब उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं रहेगा. यू हैव टू बी विथ मी इन दिस, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सीबम जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसके वजह से फंगस जो है, बैक्टीरिया काफ़ी सारे ग्रो नहीं कर पाते. बट जब सीबम का कॉम्पोजिशन चेंज होता है, उसके अंदर जो है वो एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं वो अब नहीं हैं, एंड उसकी पीएच चेंज हो गई है, तब जाके मैलेसेसिया जैसे या फिर बहुत सारे और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज अब आपका मेजर प्राइमरी डिफेंस लाइन ही वीक पड़ चुका है. जब आप क्रॉनिकली पुअर डाइटरी चॉइसेस बना रहे हो, प्लस अभी आजकल के अंदर तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, प्लस आप जो है आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल ही अच्छी नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस केस के अंदर क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका रिपोर्ट नंबर्स में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, एंड बाय दैट टाइम इट माइट बिकम टू लेट, इट माइट बिकम प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़, राइट. बट जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर ही नहीं पाती, चाहे आप कितने भी सप्लीमेंट्स ले लो, राइट. सो वो अगेन द क्रक्स ऑफ द मैटर लाइज इन द डाइट, द क्रक्स ऑफ द मैटर लाइज इन योर गट हेल्थ. 4 Ds हो गए. अब हम बात करते हैं 2 S's के बारे में. नंबर 1 S इज स्ट्रेस. ओके, जब बॉडी के अंदर या फिर माइंड के अंदर या फिर जैसे भी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाता है. मोस्टली अ लॉट ऑफ पीपल अगेन स्टार्ट बिंज ईटिंग एंड डोंट स्लीप प्रॉपरली व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड. All of this again leads to the same issues which are pertaining to your gut health, pertaining to your sebum composition, pertaining to your overall functioning of the body. And the second S over here is seasons. Okay, काफ़ी सारे टाइम जो होता है वो डैंड्रफ सिर्फ सीजन में आता है. यूजुअली मानसून और विंटर 2 ही सीजन है जहाँ पे डैंड्रफ सबसे ज़्यादा पाया जाता है. I am someone who also gets seasonal dandruff. Okay, I'll either get it in the monsoon or I'll either get it in the winter. But वो उतना ही होता है, 1-2 महीने तक रहेगा and then it goes away. अब वो क्यों होता है? वो होता है बिकॉज एक तो मानसून के अंदर वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, इस फंगस को ग्रो होने के लिए सूटेबल है, तो वो ग्रो होता है. जब हम विंटर की बात करते हैं तो ड्राइनेस होती है. ड्राइनेस होगी तो आपकी बॉडी ओवर कॉम्पनसेट करेगी बाय प्रोड्यूसिंग सीबम. फिर उसके अंदर जो है वो वहाँ पे भी इधर आपको ड्राई डैंड्रफ होगा या फिर आपको ऑयली डैंड्रफ होगा, डिपेंडिंग ऑन योर दोषाज, ऑन योर प्रकृति. मेनली जो ये है सीजनल जो क्वोशंट होता है वो इतना ज़्यादा मेजर नहीं होता. यू कैन टेक केयर ऑफ इट बाय the topical methods and also taking care of your diet, because क्या होता है, मानसून आए तो सब लोग फ्राइड फूड, पकौड़े वकौड़े खाने बैठ गए, गट हेल्थ खराब होगी तो वो डैंड्रफ आएगा ही. 4 Ds भी हो गए, 2 S भी हो गया, 1 P is left and that 1 P is your pH. Okay, pH of the sebum की मैंने बात कर ली, वो तो एक फैक्टर हो गया. दूसरा फैक्टर इज द स्कैल्प pH. स्कैल्प का pH होता है 5.5, लेकिन जब आप एक बहुत ही ज़्यादा
अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो तो उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। अब 5.5 इज सपोज टू बी एन एसिडिक पीएच, ओके, 7 इज न्यूट्रल, 5.5 इज एसिडिक। यहाँ पे जो है जब उसके अंदर थोड़ा भी चेंज होता है, ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन पीएच योर सीबम प्रोडक्शन विल बी डिफरेंट, your cell regeneration cycles will also be different and आपके scalp के ऊपर again it is linked to your dosha as well। जब आपका दोशा चेंज हो जाता है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन ज़्यादा होते हैं, तभी उस पीएच के अंदर भी फ़र्क पड़ता है एंड उस पीएच का चेंज होना ही अगेन इट कैन बी अ बेस रूट कॉज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अगेन पीएच को नॉर्मलाइज रखना, एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करना या फिर जो है एलोवेरा जेल का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें, या फिर दही का यूज़ करना, कर्ड्स का यूज़ करना जिसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन ऑल्सो प्रूव बेनिफिशियल। नाउ we finally come down to the final segment of this video and that is the things to keep in mind, the treatments, the solutions। सबसे पहले छोटी सी चीज़ से मैं शुरू करके ख़त्म कर देता हूँ, things to remember। एक चीज़ है, don't itch even if it itches, okay? बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है फिर भी खुजाओ मत, because problem क्या होता है I'll tell you, वो खुजाने के चक्कर में we cause damage to the root of the hair, we cause damage to the skin एंड वो खुजली इतनी मीठी होती है, इतनी प्यारी होती है कि हम खुजाते 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 वी डोंट इवन रियलाइज हाउ मच डैमेज वी डन। सेकेंडली, खुजा के हर बार तो हम हाथ धोने चले नहीं जाते, करेक्ट? अब वही हाथ हम जो है वो चेहरे पे लगाएंगे, वही हाथ हम बॉडी पे लगाएंगे, उसी हाथ से हम खाना खाएंगे। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाइजीन दैट हैपन्स ओवर हियर। दूसरी चीज़ हाइजीन से ही रिलेटेड है, अगर आपको बियर्ड भी है एंड अगर आपको डैंड्रफ का इशू है ऑन योर स्कैल्प, what you need to do is keep a different comb for your hair, a different comb for your beard. Every 4 to 5 days just use a shampoo and clean that brush. See, solution तो basic simple ही है, इसलिए मैंने इतना टाइम causes में spend किया है because I want you to fix it for yourself. Internally fix करो तब जाके externally कुछ आपको फायदा दिखेगा। Topical के अंदर we have the allopathy route, which is your ketoconazole shampoos और clinbazole shampoos, pyroxanolomine, बहुत सारे zinc pyridone, बहुत सारे हैं। That is one route. The other route is using homeopathy. Okay, homeopathy के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। There is thuja, there is phosphorus, and the third is Ayurveda. Ayurveda के अंदर काफ़ी सारे herbs है। धतूरा, जिसका एक वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, वो है। Apart from that, Bhringraj also helps with this. मेथी हेल्प्स विद दिस, नीम हेल्प्स विद दिस। अभी अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है तो आप सिर्फ एक काम करो, बहुत माइल्ड मतलब हल्का फुल्का, मतलब इट्स नॉट बॉदरिंग यू, इट्स नॉट कॉजिंग हेयर फॉल, एंड या डैंड्रफ कैन कॉज हेयर फॉल बिकॉज डैंड्रफ वीकन्स योर स्कैल्प, वीकन्स द रूट ऑफ योर हेयर, तो ईजिली पुल आउट होंगे, ईजिली ब्रेक होंगे बाल, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कैन हैपन। ऑल यू नीड टू डू इज कट आउट फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड कंप्लीटली फ्रॉम योर डाइट एंड डेयरी को बहुत 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 मिनिमम रखो, मतलब बटर मिल्क और घी तक रखोगे तो बेटर होगा। वंस इन अ वाइल पनीर खाया अगर आपकी डाइजेशन अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज यू कीप इट टू द बेयर मिनिमम इन टर्म्स ऑफ डेयरी। एंड after your shampoo you can still continue using your favorite shampoo, but after your shampoo you start washing your hair or applying diluted apple cider vinegar। basically कुछ करना है नहीं, 100 ml पानी लेना है, उसके अंदर 1 स्पून एप्पल साइडर डालना है और वो आपके स्कैल्प के ऊपर डाल दो आफ्टर योर शैम्पू। मतलब आपने शैम्पू किया, टॉवल से पैड ड्राई किया, डैम्प हेयर जब है तब आप ये एप्पल साइडर विनेगर डाल दो एंड यू जस्ट लेट इट बी। आपको उसको कुछ करना नहीं है, बट अगेन डोंट गो आउट इन द सन डायरेक्टली, थोड़ा सा ब्लीचिंग का इशू हो सकता है। सो आफ्टर इट हैज ड्राइड आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ कमिंग डाउन टू द मॉडरेट डैंड्रफ, जहाँ पे आपको हेयर फॉल थोड़ा इंक्रीज हो गया है, फ्लेकीनेस भी अभी थोड़ा एविडेंट हो गया है। सो इन दिस केस यू नीड टू फिक्स योर डाइट। नंबर 1, सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की, डेयरी, ग्लूटेन, फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड, एक्सेस शुगर, ये सारी चीज़ें आप कट डाउन करो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट यूजिंग अ डेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू इफ़ यू वांट टू। ओके, कीटोकोनाजोल बेस्ड हो गया या फिर जिंक पायरिथोन बेस्ड हो गया या फिर क्लिम्बाजोल बेस्ड हो गया या फिर वट एवर इट इज दैट यू कैन डिस्कस विथ योर डॉक्टर एंड यू कैन स्टार्ट दैट ऑल्सो। सो इट विल बी अ डाइटरी चेंज प्लस एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, plus you can follow it up with apple cider vinegar washes 1 to 2 times per week as well. Now coming down to severe dandruff. अब severe dandruff की कैटेगरी के अंदर ना मैंने 2 चीज़ें रखी है। एक तो है कि फ्लेकिंग इतनी ज़्यादा है, बाल भी मतलब बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मतलब 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस उतने अगर बाल गिर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो है स्कैल्प इतना ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, इतना ज़्यादा रेड है, बड़ी बड़ी पपड़ियाँ जम रही है, उस
कंडीशन का अगर आपका सीबोरेक डर्मेटाइटिस हो चुका है देन यहाँ पे यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू कट डाउन डेयरी कंप्लीटली. ओके, डेयरी कंप्लीट निकाल दो अपने डाइट में से. घी आप ले सकते हो बट बाकी एनी फॉर्म ऑफ डेयरी यू कंप्लीटली रिमूव. Second thing you do is completely remove fried food, processed food, packaged food, sugary foods, desserts खाना बंद कर दो. तीसरी चीज़, intermittent fasting will really help you out. Fourth thing that is very very essential is supplementation. अब यहाँ पे विटामिन डी, विटामिन K2, मैग्नीशियम, जिंक, ये 4 सप्लीमेंट्स along with B12 if you are deficient in B12, if you are a vegetarian या vegan, then that. So your supplementation needs to be there, a drastic change in your diet needs to be there. At the same time, an anti-dandruff shampoo, apple cider vinegar wash, that can remain constant as far as your topical things go. अगर आपका सीबोरेक डर्मेटाइटिस इतना खराब है कि मतलब बाल तो गुच्चे गुच्चे गिर ही रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो यू हैव बिग, बड़ी बड़ी पपड़ियाँ जम रही है, लाइक लिटरली बड़े बड़े स्केल्स आ रहे हैं स्कैल्प के अंदर, रेडनेस हो रही है, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू टू गो ऑन कीटो एनीवेयर फ्रॉम 45 to 90 days. Okay, doing the ketogenic diet, doing intermittent fasting, making sure you're getting enough sunlight, making sure you're getting enough vitamin D through your supplementation, slightly higher, more than 10,000 IU or 10,000 IU per day, वो आपको करना पड़ेगा. तब जाके जो है आपका डैंड्रफ या सीबोरेक डर्मेटाइटिस वो थोड़ा कम होगा, बिकॉज इट इज़ अ हाइपर इन्फ्लेम्ड स्टेट दैट योर स्कैल्प हैज़ रीच्ड और योर स्किन हैज़ रीच्ड. ठीक है, तो दिस वॉज आई फील द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑन डैंड्रफ दैट आई फील यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट. काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी रिसर्च है. सारे रिसर्च आर्टिकल्स जितने भी मैंने रेफर किए हैं वो मैं आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी पढ़ो, आप भी अपनी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको नई चीज़ें सीखने मिली है इस वीडियो से, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक इट, एंड अगर आप बेल आइकन प्रेस कर रहे हो तो ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर चूज़ करना. इट वुड रियली हेल्प द चैनल आउट, बिकॉज ओनली देन नोटिफिकेशन विल बी एबल टू रीच यू. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपकी डैंड्रफ की कहानी या फिर आपकी जो जर्नी है या आपका जो एक्सपीरियंस है डैंड्रफ के साथ, आप बेशक जो है वो कमेंट्स के अंदर डालिए. उससे बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है. शायद अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो कोई और आपकी मदद कर सकता है. आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना टाइम वीडियो को देखा. थोड़ा सा लंबा ज़रूर बन गया है, बट आई होप इट रियली हेल्प यू आउट. जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू गाइस in the next one. Bye. लोग जो है वो प्रोसेस, पैकेज, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो अरे यार